अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, लाइव क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस था, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। सो नाउ आई एम पोस्टिंग द सेम वीडियो। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा। ओके, सो हियर अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटेन ने रूल किया 13 कॉलोनीज़ पे। बच्चों, अमेरिका फ्रांस का भी दुश्मन था। तब फ्रांस ने यहाँ पर चिल्ड्रन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों दुश्मन थे। तब फ्रांस ने अमेरिका की मदद की 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने के लिए। फ्रांस ने किसकी मदद की? अमेरिका की मदद की। किसके ख़िलाफ़ मदद की? ब्रिटेन के ख़िलाफ़ मदद की। नाउ इन आवर प्रीवियस क्लास यू अंडरस्टूड डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776। ओके, नाउ आज हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के बारे में। बच्चों, फ्रांस 1774 में जब लुईस ने देखा कि जब वो राजा बने, उन्होंने देखे कि सारा ट्रेजर खाली है, एम्प्टी है। क्यों है एम्प्टी? क्योंकि वॉर एक्सपेंसेस बेयर किए गए थे। और क्या बेयर किया गया था? यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैलेस है बच्चों, वर्सेल्स। अब ये पैलेस को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता था। ओके, अब ट्रेजर खाली है तो कौन से भी गवर्नमेंट में अगर बजट नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्टार्ट इम्पोजिंग टैक्सेस। हियर ऑल्सो द लुईस स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द पीपल। ना बच्चों, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ की सोसाइटी के बारे में ये पता लगेगा कि यहाँ की सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3, that is clergy, first state, second state and third state. First state means clergy people, यानी बहुत महत्व दिया जाता था। ये पोप्स थे, चर्च मेंटेन करने वाले रिचेस्ट मेंबर्स थे। दूसरा था नोबल्स, नोबिलिटी। ओके बच्चों, हियर ऑल्सो दे गिव प्रायोरिटी टू नोबल्स। ओके, बट बच्चों थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेसेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पेसेंट्स। सो हियर द गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड स्टेट पीपल। ओके बच्चों, नोबिलिटी यानी एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स ब्यूरोक्रेटिक पीपल। 33 बोले तो टैक्स। ओके, 33 इज ए टैक्स लेविड बाय द चर्च। ओके, ऑन द एग्रीकल्चरल, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तेली को भी टैक्स कहते हैं बच्चों। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सो चिल्ड्रन, हियर दे वर डूइंग इनजस्टिस विद द पीपल। जब बच्चों कोई गवर्नमेंट अपनी प्रजा के साथ सही बर्ताव नहीं करती है तो लोग उनके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। वैसे ही मिडिल क्लास पीपल यहाँ पर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करे और यहाँ के फ़िलासफ़र्स ने बुक्स लिखी। ओके, बुक्स फ़िलासफ़र्स का नाम है जॉन लॉके, जीन जैक रोशियो। ओके, वो लोग उन्होंने लिखा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। बच्चों, स्पिरिट ऑफ द लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने लिखा। सो इन दिस बुक ही सेड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। बच्चों, आज हमारी गवर्नमेंट में भी हम 3 ऑर्गन्स देखते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड द जुडिशरी ऑर्गन। तो इसका कॉन्सेप्ट फ्रांस ने निकाला था और इसको एक किताब में लिखा गया था। वो किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यानी गवर्नमेंट का जो काम है वो 3 अलग अलग विंग्स में डिवाइड किया गया है। आप जानते हो बच्चों, लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, राइट, नॉमिनल हेड, रियल हेड और उनका पूरा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, जुडिशरी में कौन होते हैं? जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके बच्चों, लेजिस्लेचर लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द स्टेट, रियल हेड, नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आ रहा है आपको समझ में? सो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर निकला था? फ्रांस में। कौन सी बुक में लिखा गया? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। किसने किताब लिखी? मॉन्टेस्क्यू। कौन से देश को बिलोंग करते हैं? फ्रांस को। समझ में आ रहा है आपको? सो तब लोगों ने समझा कि वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू
democratic principle, we should give importance to equality. So outbreak of the revolution, टेनिस तो यहाँ पर रेवोल्यूशन कोर्ट ओथ, यहाँ पर पूरे थर्ड स्टेट के लोग समझे कि उनको फ्रांस में कोई हक नहीं है, उनका कोई हुकूक नहीं है, इसीलिए वो 28 जून 1789 को एक बहुत बड़े इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं जो वर्सेल्स का ग्राउंड होता है, और वहाँ पर उनका लीडर बनता है मीराबियो। कौन बनता है? मीराबियो। और वो लोग खुद अपनी असेंबली बनाना चाहते हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, आगे आप समझ में, जो इक्वालिटी पे डिपेंड हो, जिसमें डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हो। ओके तो यहाँ पर ये लोग जमा होते हैं और अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू क्या बोलेंगे, जो मोनार्क है, जो राजा है वहाँ का, उनको सही मायने में उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ओके और ये 1789 में असेंबली पास करती है एक लॉ को, जिसे फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस और उसके अदर ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पर ये लोग अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाते हैं। ओके जिसमें जज होता है, ओके लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है। ओके और सबको वोटिंग पावर दिया जाता है। एक्टिव सिटीजन्स को एंटाइटल टू वोट, पैसिव को वोट नहीं दिया जाता है। ओके बच्चों, पेज नंबर 156 और 157 पर ये लिखा हुआ है, यू प्लीज़ रीड आउट। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, कितना यहाँ पर हॉरर था, और नेपोलियन बोनापार्टे जो यहाँ पर रूल करे, कैसा रूल करे, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके इसको रीड करना, रीडिंग इज़ मस्ट। सारे बच्चों से ये टीचर की रिक्वेस्ट है कि रीड करिए। ओके करेंगे ना बच्चों रीडिंग? yes, my children will do the reading and understand the concept। मैं ज़्यादा देर बोलूँगी तो शायद आपको बोरिंग लगेगा। बच्चों नेपोलियन बहुत बड़े ब्रेव सोल्जर थे, ब्रेव राजा थे। नेपोलियन के टाइम पर ही ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट पूरा यूरोप के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया। सो हम ऐसे बड़े ग्रेट राजा के बारे में हमें पढ़ना है। Okay, try to gather the information about Napoleon Bonaparte. Till then, have a nice day, children. Thank you.